गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम जो टॉपिक कर रहे थे वो था हमारा रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड कोरियोलिस फोर्स। उसको हमने पूरा डिटेल से कर लिया, ठीक है। और लास्ट में हम सभी प्रकार के जो रूपांतरण समीकरण थे, ठीक है ना, ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस रिलेटेड टू पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड फोर्स, उसको हमने कर लिया। आपको अच्छे से याद है, ठीक है। जो लास्ट में हमारा आया था बल का रूपांतरण, वो आपका क्या था, उस फॉर्मूले का अगर देख लीजिए वापिस, एम ए डैश इज इक्वल टू एम ए माइनस 2m ओमेगा क्रॉस वी डैश माइनस m ओमेगा क्रॉस r, ठीक है। तो ये आपका f डैश था, ये f था, ये दोनों मिलकर के क्या थे, f अपेरेंट थे, यानी f आभासी थे। इसका आपने नाम दिया था कोरियोलिस बल, इसका नाम दिया था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। और हमने वो कंडीशन भी दिया कि निर्देशांतर घूर्णी भी होना चाहिए दोनों के लिए, और इसके लिए घूर्णी होने के साथ साथ कण गतिशील भी होना चाहिए। तो ये था हमारा कोरियोलिस बल। तो इसको मैं एक और वापिस यहाँ लिख देता हूँ, एफ कोरियोलिस इज इक्वल टू माइनस 2m ओमेगा क्रॉस वी डैश। ये आपको याद रखना एनी टाइम, ठीक है। अब जो अगला टॉपिक या अगला पोर्शन हम जो करने वाले हैं वो हमारा क्या है कि इस कोरियोलिस फोर्स के हम देखेंगे ये जो कोरियोलिस बल है वो किस प्रकार से घटनाओं को प्रभावित कर रहा है। जैसे पृथ्वी, आप अर्थ जो है वो क्या है, एक रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, उस पर कोई न कोई कण है, कोई न कोई इवेंट हो रही है। तो निश्चित रूप से अगर उस अर्थ फ्रेम ऑफ रेफरेंस में खड़े होकर के हम किसी भी घटना को मेजर कर रहे हैं और उसमें अगर कण गतिशील है तो उस पर क्या होगा, जितने भी प्रकार के बल लगेंगे उसकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, वो तो लगने वाले हैं जो लगेंगे, लेकिन उन बलों के साथ साथ एक कोरियोलिस बल भी कार्य करेगा इस फॉर्मूले के कारण, ठीक है। तो हम केवल अभी ये मेजर करना चाह रहे हैं कि अर्थ फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में अगर हम किसी घटना का मेजरमेंट कर रहे हैं और उसमें कोई कण गतिशील है तो उस पर जो कोरियोलिस बल कार्य कर रहा है वो किस प्रकार से उस घटना को प्रभावित कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम उसके एप्लीकेशन पार्ट को शुरू करें, उससे पहले आपको एक डायग्राम को समझना होगा। वो डायग्राम वेरी इजी भी है और वेरी इंपॉर्टेंट भी है, और वो आगे जितने भी हम 2, 3, 4 टॉपिक करेंगे वहाँ वो डायग्राम एज इट इज काम आएगा, आप उसको समझिए एक बार। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आपकी अर्थ है, ठीक है, ग्लोब पर आप सब देखती हो, और छोटी क्लासों में या 10th लेवल तक आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखाएं तो क्या होती है, जैसे ये आपका, इसको आप कहते हो 0 डिग्री अक्षांश। क्या कहते हो, 0 डिग्री अक्षांश, या इसको आप कह सकते हो भूमध्य रेखा या इक्वेटर, ठीक है ना। भूमध्य रेखा कहते हो, विषुवत रेखा कहते हो, 0 डिग्री अक्षांश कहते हो या इक्वेटर कहते हो, ठीक है ना। तो ये आपकी 0 डिग्री है, और इससे ऊपर अपन जैसे जैसे चलेंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, यहाँ तक आएंगे, यहाँ पर आपकी क्या है, पोल्स है, ध्रुव, उसको आप कहते हो 90 डिग्री अक्षांश। तो ये हो जाएगा नॉर्थ पोल और ये हो जाएगा साउथ पोल, ठीक है। ये इधर आपकी अक्षांश रेखाएं चलती है ऊपर, ठीक है ना। और ऊपर की तरफ आपको ये पता ग्लोब है, तो ग्लोब को 0 डिग्री अक्षांश क्या कर रहा है, 2 भागों में बांट रहा है। तो ऊपर वाले भाग को हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, याद रखिए, नॉर्दर्न हेमीस्फीयर, और नीचे वाले को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध, सदर्न हेमीस्फीयर। तो ऊपर चलेगा वही 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इस प्रकार से 1.2 भी कुछ भी हो सकता है, मतलब 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक, और नीचे भी 0 डिग्री से 90 डिग्री तक। तो इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, जैसे मान लो यहाँ पर आप लिख रहे हो 50 डिग्री, तो इसको आप लिख दोगे नॉर्थ, तो आपको अपना पता चल जाएगा कि ये 0 डिग्री से ऊपर की तरफ है। और इधर भी मान लो 50 डिग्री लिख रहे हो तो यहाँ लिख दोगे साउथ। तो है तो ये अक्षांश, लेकिन सदर्न हेमीस्फीयर में, ये नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में है, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में, और ये दक्षिणी गोलार्ध में। तो ये तो बेसिक चीज़ थी। और देशांतर रेखा आपके इस तरह से चलती है, ग्लोब के इस तरह से। अभी हम उसमें नहीं जाएंगे, अभी मैं सिर्फ आपको अक्षांश रेखा के संदर्भ में बता रहा हूँ, और वो क्यों है, क्योंकि हमारे काम की चीज़ है। अब पृथ्वी पर कोई भी कण स्थित है तो हमेशा उसका कुछ न कुछ अक्षांश होगा। जैसे हम लोग कहते हैं, जैसे आप भारत का अक्षांश विस्तार आप लिखते हो, छोटी क्लास में याद करते हैं, 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। तो इसका मतलब क्या हो गया, उसका विस्तार है। तो पृथ्वी पर या ग्लोब पर किसी भी वस्तु को या किसी भी स्थान को दर्शाने के लिए हम क्या काम में लेते हैं, अक्षांश काम में लेते हैं, ठीक है। तो चूंकि आपको कोरियोलिस बल का अध्ययन करना है तो आपको सबसे पहले कण कहाँ स्थित है वो पता होना चाहिए, ठीक है ना। वो अगर पता होगा तभी तो आप उसका वेग निकाल पाओगे। तो कण कहाँ स्थित है उसके लिए हम क्या करेंगे, उस कण के अक्षांश का पता कर लेंगे। अगर आपको उस कण का अक्षांश दिया हुआ है तो फिर आप आगे का काम कर सकते हो, ठीक है। तो अब इसको आप समझिए, अब इसको हम कैसे आगे बढ़ाते हैं उसको आप देखिए। जैसे मान लो ये तो आपका ये हो गया, ठीक है ना, मिड पार्ट, और ये पृथ्वी जो है इसके सापेक्ष ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है। अब मान लो कोई कण यहाँ पर स्थित है,
तो उसका कुछ ना कुछ अक्षांश होगा, और अक्षांश का मेजरमेंट आप कहाँ से करते हो, यहाँ से करते हो 0 डिग्री से। तो उस अक्षांश को मैं इस तरह से मेजर कर रहा हूँ, ये देखो यहाँ पर मान लो कोई कण है, तो उसके अक्षांश को मैं क्या कह रहा हूँ, लैम्बडा कह रहा हूँ। लैम्बडा क्या है, कोई ना कोई एंगल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई कण है तो उसका अक्षांश क्या है, लैम्बडा है। अब इसको आप देखिए, ये इधर एक एक्सिस होगी और ये जो है इसके पैरेलल में है, तो ये ओमेगा, तो ये भी ओमेगा। ये एक एक्सिस है और ये वर्टिकली एक्सिस है। इसको आप बड़े ध्यान से देखिए। देखो पृथ्वी है, पृथ्वी पर कोई कण है, तो पृथ्वी पर जो तल है वो तो क्या है, 2D है। जैसे ये बोर्ड है, ये क्या है, 2D है। तो 3 एक्सिस होगी। देखो एक एक्सिस ये, एक एक्सिस ये, और एक एक्सिस वर्टिकली अपवर्ड। पीछे भी हो सकती है, आगे भी हो सकती है, लेकिन होगी क्या, इस तल के लंबवत होगी। तो इन अक्षों को आप समझिए। यहाँ पर कोई कण है, तो एक तो ये एक्सिस है, इस एक्सिस का मैं नाम दे रहा हूँ आई कैप डैश, और ये एक्सिस है आपकी जे कैप डैश, और ये दोनों क्या एक तल में है, आई और जे लंबवत। ये इस प्रकार की स्थिति है। ये आपकी आई कैप डैश है और ये आपकी जे कैप डैश है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना, ये आपको इस तरह से दिख रहा है, ठीक है ना। अब 3D की चीज़ को मैं 2D में दिखा रहा हूँ, बस आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। आई कैप डैश और जे कैप डैश दोनों एक तल में स्थित है, और ये जो है आपकी के कैप डैश क्या है, के कैप डैश, ये कैसी है, वर्टिकली आउटवर्ड या अपवर्ड है। यानी है तो तीनों ही लंबवत, लेकिन ये के कैप कैसी हो जाएगी आपकी, इस तरह की हो जाएगी। ये इस चीज़ को आप देखिए, के कैप डैश इस तरह से, ठीक है। तो ये लैम्बडा है, तो ये भी लैम्बडा हो जाएगा। ये इसके लंबवत है, तो ये 90 माइनस लैम्बडा, और चूंकि के कैप डैश और जे कैप डैश लंबवत है, तो ये 90 माइनस लैम्बडा है। टोटल तो दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो ये हो जाएगा लैम्बडा। तो इन एंगल को आप समझिए बड़े आराम से। ये लैम्बडा, ये 90 माइनस लैम्बडा और ये लैम्बडा। बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको आप ध्यान से समझिए, ठीक है। आई कैप डैश, अब आई कैप डैश की जो दिशा है उसको मैं क्या कहूँगा, आपको पता ही है। आप जब बनाते हो इस तरह से, ठीक है, तो ये आपका नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। तो उसी क्रम में हम क्या देखेंगे, इसको हम क्या कह देंगे, ईस्ट। ये फिक्स डायग्राम है, इसको मैं एक बार वापस एकदम क्लियर कट बनाऊंगा, एक बार इसको आप समझिए। ये फिक्स डायग्राम आपको इस डायरेक्शन में लेना है, नदर्न हेमिस्फीयर की बात करें, ठीक है ना। और आप कोई भी डेरिवेशन करोगे तो एक हेमिस्फीयर में करेंगे, दूसरा जो होगा रिजल्ट सेम आएंगे, डायरेक्शन बदल जाएगी बस, ठीक है। ये ईस्ट है, ये रे ईस्ट। ये जे कैप डैश क्या हो जाएगा, नॉर्थ, ये रहा नॉर्थ। तो जे कैप डैश क्या हो जाएगा आपका, नॉर्थ। और के कैप डैश है, के कैप डैश क्या है, वो तो वर्टिकली है, तो इसको हम कह देंगे वर्टिकली। ये आप उसको वेस्ट ईस्ट साउथ से मत जोड़ना, क्योंकि ये तो पूरा एक तल में है, और ये तो क्या वर्टिकली आउटवर्ड या अपवर्ड है, तो इसको हम क्या कह देंगे, वर्टिकल, ठीक है। और ये ओमेगा तो आपका घूर्णन कर रहा है। तो ये डायग्राम आपको समझ में आ गया। अगर आपके लिए मैं इस डायग्राम को एक और वापस क्लियर कटिया बना देता हूँ, ठीक है। आप मेरे साथ साथ जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ उसको आप बड़े इत्मीनान से देखिए। देखने से क्या चीज़ आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक है। मैं बड़े धीरे धीरे इस डायग्राम को बनाता हूँ। कभी कभी डायग्राम को बनाते हुए देखने से भी चीज़ें क्लियर होती है। बना हुआ देखना और बनाते हुए देखने में अंतर है। आप इस चीज़ को देखिए, ये आपकी अर्थ है, ठीक है। आराम से देखिए इस डायग्राम को आप। ये है आपका 0 डिग्री अक्षांश, ये है ओमेगा, और यहाँ पर मान लो कोई कण स्थित है तो उसका अक्षांश क्या हो जाएगा आपका, लैम्बडा। ध्यान से देखिए, ये ओमेगा, इसके पैरेलल में ये भी क्या मैंने ले लिया, एक ओमेगा ले लिया। अब ये कण है, एक तल में है, तो ये इसका आई कैप डैश हो गया, और ये इसका लंबवत जे कैप डैश हो गया, आई कैप डैश के लंबवत। और ये एक्सिस जो है वर्टिकल है, उसको हम कह रहे हैं के कैप डैश, ठीक है। इसकी डायरेक्शन हो जाएगी आपकी ईस्ट, ये इसके लंबवत, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी नॉर्थ, और ये तो क्या आपका वर्टिकल। ये एंगल लैम्बडा, तो ये भी लैम्बडा, ये 90 माइनस लैम्बडा और ये लैम्बडा। तो ये डायग्राम दोनों सेम है, मैंने वापस बना के दिखाया। तो अब इस डायग्राम से आप ओमेगा के घटक लिख सकते हो। ओमेगा के घटक क्या होंगे, एक जे कैप डैश में और एक के कैप डैश में। तो देखो इस डायग्राम से मैं ओमेगा की घटक लिख रहा हूँ, इसको आप ध्यान से देखिए। ओमेगा को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ओमेगा कॉस लैम्बडा जे कैप डैश प्लस ओमेगा साइन लैम्बडा के कैप डैश। जे कैप डैश साथ लैम्बडा एंगल है, तो एंगल के साथ हो जाता है कॉस, और उसके परपेंडिकुलर हो जाता है साइन। और ये आपको एज इट इज याद रखना है, ठीक है ना। अब देखो आगे हम जितनी भी एप्लीकेशन पढ़ेंगे, जितनी भी इवेंट पढ़ेंगे, उसमें ये सेम क्योंकि अर्थ पर कोई भी इवेंट या कोई भी कण होगा, उसका कुछ ना कुछ लैम्बडा होगा, तो ये डायग्राम काम में आएगा। ये ईस्ट नॉर्थ वर्टिकली सब आपको एज इट इज, इस डायग्राम को एज इट इज याद रखना है, ठीक है ना। और हमने ये समझ के ही किया है। और ओमेगा को आप सीधा क्या लिख दोगे इस डायग्राम से, ये, क्योंकि आपको कोरियोलिस फोर्स जब आप निकालोगे तब आपको दो ही तो चीज़ें चाहिए,
ओमेगा क्रॉस वी डैश, तो ओमेगा आपको यहाँ से मिल जाएगा और वी डैश आपको क्वेश्चन में या डेरिवेशन में दिया हुआ होगा, उस हिसाब से आप उस डेरिवेशन को आगे कर सकते हो। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम है और इसको आप बड़े आराम से देखना, एक बार दो बार बनाना, एंगल को सारा सेट करके देखना, डायरेक्शन को आपको आसानी से समझ में आ जाएगा।